अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। थराली विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम ने अपना आज नामांकन कर दिया है। 3 सीटों के साथ नामांकन करने के बाद डॉक्टर जीतराम ने कहा है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल रहा है उससे जनता ने अपनी राय फिर बदल दी है और इसका परिणाम आने वाले मतदान के दिन उनके पक्ष में जनता मतदान देकर करेगी। वहीं इस दौरान जहां जीतराम ने प्रदेश सरकार पर धनबल का भी आरोप लगाया, वहीं नामांकन के दौरान उनके साथ मौजूद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि जिस तरह से भाजपा केंद्र और राज्य में विकास करने के बजाय महंगाई का बोझ डालकर जनता का शोषण कर रही है, उसका जवाब जनता इस चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर देगी। देखिए, जो स्थिति है देश की और राज्य की दोनों की, भारतीय जनता पार्टी केवल जुमले बोल रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। ना राज्य सरकार को 1 साल हो गया, उन्हें 4 साल हो गए। जो कुछ भी बोला वो झूठ का पुलंदा था। जैसे हम 15 लाख रुपए डालेंगे खाते में, जैसे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जैसे किसान को उसकी उपज का मूल्य देंगे और 1.5 गुना लाभ देंगे, इनमें से कुछ भी नहीं मिला। और जीएसटी और नोटबंदी से व्यापारियों में भी निराशा है। तो इस समय एक निराशा का माहौल है जो हम चल रहे हैं। राज्य कर्मचारी और वो भी सब नाराज हैं। आपने देखा, सब धरने और आंदोलन की बात कर रहे हैं। शिक्षक परेशान है, ये तय नहीं कर पाए सुगम क्या है दुर्गम क्या है। ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 4 साल की कार्यकाल और प्रदेश सरकार के 1 साल का कार्यकाल और मेरे पूर्व में 5 साल के कार्यकाल के बीच में होगा। निश्चित रूप से हमने इस क्षेत्र में विकास की जो भूमिका रखी थी, जो नींव रखी थी, उस विकास को हम आगे बढ़ाएंगे जो पिछले 1 साल से शून्य हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अटैचियों में पैसा लेके घूम रहे हैं, हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं, अपने लोगों को जो उनके विरोध में जा रहा है उनको खरीद रहे हैं और पूरा पैसे का खेल चल रहा है। जनता को गुमराह किया जाता है, प्रलोभन दिया जा रहा है, तमाम चीज़ें की जा रही है, लेकिन जनता उनके बहकाव में आने वाली नहीं है। जनता ने मन बना लिया कि हमको इस क्षेत्र के लिए एक नेता चाहिए, एक लीडर चाहिए, जो लीडर भी भाजपा के पास नहीं है। तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमारे साथ होगा। थराली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुन्नी देवी ने नामांकन कर दिया है। नामांकन के समय सीएम त्रिवेंद्र रावत, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट मौजूद रहे। और बातचीत करने के लिए प्रभात पुरोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। प्रभात, नामांकन वहां पर हो चुका है, सियासी दंगल है थराली का। जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर यह है कि बीजेपी के बागी इस बार चुनावी दंगल में नहीं कूदे हैं। निश्चित अनुपम, जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस वक्त हम थराली विधानसभा का जो आरओ केंद्र है वहां पर हैं। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से यहां पर नामांकन प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जहां डॉक्टर जीतराम ने नामांकन कर दिया है, वहीं इस वक्त भाजपा की ओर से जो है मुन्नी देवी जो है नामांकन में है और खुद प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है इस वक्त नामांकन में उनके साथ मौजूद हैं। और बाहर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जो कि थराली विधानसभा से जिनको कि यहाँ प्रभारी बनाया गया भाजपा की तरफ से। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? अब जो 2 बागी आपके साथ जिन्होंने जो है एक तरह से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, अब वो जो है शांत हो गए हैं, अब किस तरीके से आप इस चुनाव को देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई बागी नहीं था। प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट मांगना, और आज हमारे प्रत्याशी ने यहाँ नामांकन किया है। और ये खाली मीडिया में चल रहा था कि साहब बागी हैं, लेकिन हम लोग पहले से आश्वस्त थे कि हम सब लोग इस बार स्वर्गीय शाह जी की जो हमने धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाया है, उनके सब साथ खड़े हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इस जिले के प्रभारी माननीय सतपाल महाराज जी, डॉक्टर हरक सिंह जी, माननीय निशंक जी, सारे लोग आज यहाँ नामांकन में आए हैं और बड़ा भारी उत्साह है। और मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस के जो प्रोफेसर जीतराम जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनको कहीं तक दूर तक इस बार न कार्यकर्ता मिलने वाले हैं और न वोटर मिलने वाले हैं, क्योंकि उनने जो 5 साल में यहाँ क्षेत्र में भ्रमण किया है, मात्र जो है 3 दर्जन दिनों 5 साल में आए हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ की जनता बहुत चतुर है, चालाक है। यहाँ सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि हमको कैसा प्रत्याशी चाहिए, और इस समय सारे लोग सरकार के साथ में खड़ा होना चाहते हैं। अभी तक मैं 27 गांव का यहाँ भ्रमण कर चुका हूँ
और गांव में लोगों को इतनी सिंपैथी है। महिलाएं तो रो रही हैं कि साहब हमने एक अच्छा जनप्रतिनिधि खोया है, और जो पार्टी ने उनकी पत्नी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, मुझे लगता है कि हम रिकॉर्ड वोटों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और यहाँ पे हमारे स्टार प्रचारक के रूप में माननीय सतपाल महाराज जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर हरक सिंह जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे लोग यहाँ प्रचार करने वाले 14 तारीख से यहाँ से प्रचार करने वाले सब लोग आ रहे हैं और एक ऐतिहासिक जीत हमको यहाँ से मिलने वाली है। मंत्री जी, जिस तरीके से जो है एक तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, हमारे साथ पीछे से जो है मुख्यमंत्री जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जो है यहाँ पर समर्थन में आए थे, और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो कि भाजपा प्रत्याशी मुन्नी देवी के समर्थन। सर, आप यहाँ पे आज प्रत्याशी के समर्थन में आए हैं, कितने आश्वस्त हैं आगे इस चुनाव की लड़ाई में? देखिए, थराली की जनता ने पहले भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय मगन लाल शाह जी को जिताकर भेजा है, और जनता कोई भी निर्णय करती है वो कम से कम 5 साल के लिए करती है, और इसलिए मुझे थराली विधानसभा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पुनः यहाँ पर अपना समर्थन देगी। और इस 1 वर्ष में जिन वायदों के बीच हम जनता के बीच गए थे, जिन वायदों को लेकर के, हमने उन वायदों को आगे बढ़ाया है। और वैसे भी थराली जो हमारा बहुत दुर्गम क्षेत्र है, और यहाँ के जो अंतिम छोर के गांव हैं, हमने कोशिश की है उन गांवों तक पहुँचने की, और केवल पहुँचे नहीं बल्कि हमने यहाँ पर ठोस पहल की है, चाहे हिमनी हो, चाहे घेस हो, चाहे बंगाण हो। आज वहाँ पर इन गांवों को हमने डिजिटल किया है, हमने आखिरी गांवों को छुआ है, और आने वाले जो 4 वर्ष हैं, मुझे इस वैली में बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ करने को इस वैली में है, और जो बड़ी आसानी से सरकार और जनता ये दोनों मिलकर कर सकती है। जिस तरह से उन 3-4 गांवों में लोगों ने इस बार किया है, हम उसको पूरी इस वैली में उसको फैला सकते हैं, और इस वैली को आत्मनिर्भर कर सकते हैं, यहाँ के नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि भाजपा कांग्रेस से डर गई है, और इसके चलते उन्होंने अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी जो है पहले ही दिन यहाँ बुला दिया है, क्या कहेंगे? उनके पास राष्ट्रीय स्तर के नेता ही नहीं है तो कहाँ से बुलाएंगे? हमारे पास हैं तो हमने बुलाए हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका कहना है कि जो प्रदेश सरकार के द्वारा जो 1 साल में जो विकास के कार्य किए गए हैं, उनके आधार पर जनता उनको वोट देगी। अनुपम। प्रभात, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री वहां पर हैं, नामांकन वहां पर हो चुका है, सारी चीजें चल रही हैं, प्रक्रियाएं। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के जो बागी थे, जिस तरीके से उनको बीजेपी ने यहां पर मैनेज किया है, अब जाकर के ये पूरा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो गया है, तो ऐसे में बीजेपी ने जो मुश्किलें खड़ी हो रही थी बीजेपी के लिए, वो यहां पर अब थम गई हैं, और अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर है? निश्चित अनुपम, जिस तरीके से पहले चाहे बलबीर घुनियाल हो या गुड्डू लाल हो, जिस तरीके से उन्होंने नामांकन फॉर्म ले लिया था और उसके बाद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, तो निश्चित ही भाजपा के लिए जो है बहुत बड़ी जो है संकट की स्थिति बन गई थी। लेकिन अब जब दोनों नेताओं को पार्टी के द्वारा मैनेज कर लिया गया है और दोनों लोग अब जो है चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो निश्चित भाजपा के लिए बशर्ते राहत की बात हो। लेकिन जिस तरीके से इस सीट पर जो है भाजपा ने अपने सारे नेताओं को नामांकन के दिन ही बुलाकर जिस तरीके से जो एक पहल करी है कि कहीं ना कहीं साख बचाने की कोशिश भाजपा के द्वारा की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव रहे हो, चाहे राजस्थान के उपचुनाव, बिल्कुल प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। प्रभात पुरोहित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उत्तराखंड बीजेपी को बागियों से राहत मिली है। बीजेपी के बागी थराली उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी के बागी गुड्डूलाल और बलबीर अब नामांकन नहीं कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पार्टी में महत्वपूर्ण ओहदा देने के आश्वासन पर गुड्डू मान गए हैं। वहीं दूसरे बागी बलबीर घुनियाल को भी भाजपा ने मना लिया है। दोनों बागियों को मनाकर भाजपा ने राहत की सांस ली है। टिकट न दिए जाने से दोनों उपचुनाव में निर्दलीय उतरने वाले थे। देखिए, मैं अपने जनता के बीच गया, अपने युवाओं के बीच गया। युवाओं के द्वारा या जनता के द्वारा मुझे यही कहा गया कि गुड्डू लाल जी, इस समय का चुनाव लड़ना आपको ठीक नहीं है, और जो विकास वाली पार्टी है उस विकास के साथ आप खड़े रहे, तभी विकास होगा। और
पूरे डिसीजन युवाओं के द्वारा भी और क्षेत्रीय जनता के द्वारा भी मुझे मिला है। और मैं अभी भी मैं पूरी युवाओं का या पूरी क्षेत्र की जनता का मैं सम्मान करता हूं। वहीं कल अचानक बिगड़ी तबीयत बिगड़ने के बाद राजकीय बेस अस्पताल में भर्ती किए गए गुनियाल ने खुद इसकी पुष्टि की है। गुनियाल का कहना है कि अब वे पार्टी के लिए चुनाव में प्रचार करेंगे, लेकिन इस्तीफे पर अब पार्टी ही निर्णय करेगी। गुनियाल का कहना है कि थराली उपचुनाव भाजपा ही जीतेगी और तबीयत ठीक होते ही वे खुद चुनाव प्रचार पार्टी प्रत्याशी के लिए करेंगे। परिवार में मैं बहुत लंबे समय से परिवार के साथ हूँ और इसी परिवार में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, हल्ला गुल्ला होता रहता है, छोटे बड़े डांटते रहते हैं। अब परिवार है, परिवार के साथ गुस्सा भी है, गुस्सा जायज था। इतने लंबे समय से मैं कार्य कर रहा हूँ तो गुस्सा भी जायज था। और परिवार के साथ हूँ तो परिवार के साथ ही रहूँगा। नामांकन दाखिल नहीं किया है। मतलब कहा जा सकता है उस टाइम जोश में आगे जो फैसला लिया गया था, थोड़ा जोश में नहीं, मैं होश में ही फैसला लिया है। परिवार के साथ गुस्सा जाए, गुस्सा मैं अपने परिवार में नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा, मुझे बताइए। ये है तो अब वापसी देखिए, मैं चुनाव में रहूंगा। जो आपने रिजाइन दिया था वापस, अब वो तो अध्यक्ष जी पर ही निर्भर करेगा। ऐसा लगता है थराली उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। बाकियों से जूझ रही पार्टी को अब स्टार प्रचारकों का सहारा मिलता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हार का सामना करने के बाद अब बीजेपी उपचुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए थराली उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ करीब 40 स्टार प्रचारक करेंगे प्रचार और स्टार प्रचारकों में मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी नाम शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं, जो थराली उपचुनाव में बीजेपी की ओर से प्रचार करेंगे। थराली चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। कांग्रेस ने की सरकार की शिकायत, आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने को मुद्दा बनाया गया है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इसकी शिकायत की है और बातचीत करने के लिए रॉबिन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, क्या शिकायत की गई है, क्या कुछ कहा गया है उसमें? सरकार ने एक अहम निर्णय लिया था जिसमें राजकीय कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ता निर्धारित किया था, उसमें बढ़ोतरी की थी। तो वो उसको लेकर जो है कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई गई है। उपचुनाव है इस समय थराली में और आचार संहिता लगी है, वो भी थराली विधानसभा में आचार संहिता लगी हुई है। तो कांग्रेस का ये कहना है इसका जो प्रभाव है, हालांकि पूरे प्रदेश के लिए निर्णय लिया गया है, लेकिन जो थराली का वोटर है, थराली का जो राजकीय कर्मचारी होगा उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में उन्होंने ये साफ तौर पर ये कहा है कि ये सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है और अभी फिलहाल वो निर्वाचन अधिकारी, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके पास आए हैं, उनको उन्होंने ये शिकायत थमाई है। अभी हमारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अगर पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय लिया जाता है तो वो आचार संहिता का उल्लंघन फिलहाल नहीं माना जाएगा, जो नियम है उनके अंतर्गत। तो अनुपम, फिलहाल उन्होंने शिकायत की है, कांग्रेस की तरफ से अपनी आपत्ति दर्ज करा दी गई है, लेकिन साफ तौर पर निर्वाचन अधिकारी का कहना है इसमें किसी भी तरीके की आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अनुपम, रॉबिन सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रॉबिन सिंह चौहान हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। 100 साल बाद भगवान बद्रीनाथ का छत्र बदला गया है। भगवान बद्रीनाथ के श्री विग्रह के ऊपर बुधवार को 4 किलोग्राम सोना और रत्नों से जड़ित नया छत्र चढ़ाया गया। इस छत्र को लुधियाना के ज्ञानसेन सूद परिवार ने अपने दादा की स्मृति में चढ़ाया है। नए छत्र के नीचे विराजे बद्री विशाल। 600 साल बाद बदल गया विग्रह छत्र। 4 किलो सोने का हीरा जड़ित है छत्र। अगर आप बद्री विशाल के दर्शन का लाभ नहीं पा सके हैं तो कम से कम भगवान के छत्र के दर्शन का सौभाग्य पा लीजिए। देखिए, पालकी में सजा यही है भगवान बद्री विशाल का नया छत्र। पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ इसे पालकी में सजा कर ले जाया जा रहा है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन, छत्र पर पुष्प की वर्षा और बद्री विशाल के जयकारों की गूंज। 600 साल बाद ये मौका आया है जब बद्री विशाल के गर्भगृह में जो छत्र है, जिसके नीचे बद्रीनाथ विराजते हैं, वो स्वर्ण छत्र अब बदल गया है।
बताया जा रहा है कि इस छत्र को 4 किलो सोने से तैयार किया गया है और इसमें हीरे और कई बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। समिति दी थी, आज वो शुभ दिन आया। इस शुभ दिन का निर्धारण हमारे धर्माधिकारी जी ने इस शुभ दिन का निर्धारण किया कि 9 मई को बड़ा शुभ दिन उन्होंने धर्माधिकारी जी ने निकाला और उन्हीं के अनुसार आज ज्ञानेश्वर सूद जी अपने माता पिताजी भाई बहनों के साथ लुधियाना से आए और लगभग 4 किलो का स्वर्ण जड़ित स्वर्ण छत्र है, जिसमें शायद हीरे जवाहरात भी लगे हैं शायद में, और आज भगवान बद्री विशाल को उन्होंने। देखिए, छत्र के आगे आगे चल रहे ये ज्ञानेश्वर सूद हैं और पीछे पालकी में बैठी ये इनकी माताजी हैं। मूल तो पंजाब के शहर लुधियाना के रहने वाले ज्ञानसेन सूद परिवार ने ही बद्री विशाल को अपनी दादा की स्मृति में स्वर्ण छत्र चढ़ाया है। 100 वर्षों के पुण्यों के बाद तब जा करके 100 जन्मों के पुण्यों के बाद बद्री विशाल का दर्शन मिलता है। और मैं समझता हूँ कि हमने पता नहीं कौन से पुण्य किए होंगे जो बद्री विशाल ने पहले तो अब तक 23 बार बुलाया और आगे भी असंख्य बार बुलाएंगे हमें, लेकिन छत्र की प्रेरणा उन्होंने मन में डाली। क्योंकि जैसे मैंने बताया, जो बीडी सिंह जी के मुंह से बात तो निकली होगी, लेकिन सच बात ये है कि बीडी सिंह के मुंह से नारायण स्वयं। बद्रीनाथ धाम से संबंधित साक्ष्यों के मुताबिक 600 साल पहले ग्वालियर की महारानी ने स्वर्ण छत्र चढ़ाया था और 600 वर्षों बाद बद्रीनाथ भगवान का छत्र बदल गया है। छत्र चढ़ाने वाले परिवार के 300 से ज्यादा लोग श्री बद्री विशाल के इस स्वर्ण छत्र की पूजा और भगवान की अर्चना के साक्षी बनने के लिए पहुंचे थे। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ धाम। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने को लेकर जस्टिस चिलमेश्वर ने एक और चिट्ठी चीफ जस्टिस को लिखी है। चिट्ठी में जस्टिस चिलमेश्वर ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की चिट्ठी के हर पॉइंट का जवाब दिया है। जस्टिस चिलमेश्वर ने चिट्ठी में जस्टिस जोसेफ के सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन की सिफारिशों पर अमल की राह में आ रहे नियमों को लेकर कानून मंत्री की दलीलों को खारिज किया है। चीफ जस्टिस के नाम लिखे पत्र में उन्होंने फिर जोर दिया है कि कॉलेजियम अपनी सिफारिश पर कायम रहते हुए दोबारा जस्टिस जोसेफ का नाम सरकार को जल्दी भेजे। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। सीजे केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट भेजने की सिफारिश का ये पूरा मसला है। नैनीताल हाईकोर्ट के सीजे हैं केएम जोसेफ। जस्टिस चिलमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट सीजे को एक और चिट्ठी यहां पर लिखी है। कहा है कॉलेजियम अपनी सिफारिश पर कायम रहे, दोबारा जस्टिस जोसेफ का नाम सरकार को भेजा जाए, ये बात यहां पर कही गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। सीजे केएम जोसेफ को यहां पर सुप्रीम कोर्ट भेजने की सिफारिश का यह पूरा मामला है। कानून मंत्री की चिट्ठी के हर पॉइंट का जवाब दिया गया है, ये बात कही गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। सुशील बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी देखिए, जस्टिस चिलमेश्वर ने एक बार फिर से मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर जस्टिस केएम जोसेफ के एलिमिनेशन की चर्चा की है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से ये कहा है कि जो फिलहाल कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन्हें केएम जोसेफ और कॉलेजियम को लेकर चिट्ठी लिखी थी, उसका उन्होंने जवाब भी दिया है और ये उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप फिलहाल सरकार को इस बाबत चिट्ठी लिखकर उन्हें ये बताएं कि कॉलेजियम का जो डिसीजन है वो डिसीजन कहीं ना कहीं सही होता है और उसमें सरकार इंटरफेयर ना करे। और यही दोबारा लगभग तीसरी बार जस्टिस चिलमेश्वर ने ये चिट्ठी लिखी है। हालांकि इससे पहले जस्टिस चिलमेश्वर जो चिट्ठी लिखते थे वो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को दी जाती थी, लेकिन इस बार जो चिट्ठी लिखी गई है जस्टिस चिलमेश्वर की तरफ से वो सिर्फ कॉलेजियम के जो वरिष्ठतम 4 जज हैं उन्हीं को दिया गया है। हालांकि जस्टिस चिलमेश्वर ने इससे पहले भी चिट्ठी लिखकर कॉलेजियम के इंटरफेरेंस और सरकार के इन्वॉल्वमेंट पर एक बड़ी चिंता
जताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कॉलेजियम किसी भी डिसीजन, किसी भी जज को लेकर अगर डिसीजन लेता है तो वो कॉलेजियम का अंतिम निर्णय है। और ऐसे में जिस तरह कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उनसे तमाम जो जवाब मांगे थे उसका जवाब फिलहाल मुख्य न्यायाधीश दें। अब देखना यह है कि फिलहाल इस चिट्ठी के बाद फिलहाल मुख्य न्यायाधीश क्या कानून मंत्री के द्वारा लिखी गई उन तमाम जो चीजें हैं उसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सुशील पांडे हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे।